Good morning, one and all. I am Sonia Yadav. Today we are having Mr. Jitendra Tanwar, advocate, as our guest with us. He is a criminal and civil lawyer. Please describe your journey as an advocate. एक्चुअली मैं 2012 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, लॉ में डिग्री प्राप्त की थी। 2012 में मेरा एनरोलमेंट हुआ था। 2012 से लेकर मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मेरे 10 साल, ये मोस्ट 11 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बहुत सारे क्रिमिनल ट्रायल्स, मैट्रिमोनियल केसेस, चेक बाउंस के केसेस, सिविल मैटर्स, जब मैंने अपनी प्रैक्टिस एज एडवोकेट स्टार्ट करी थी, फर्स्टली तो 6 मंथ में एज अ जूनियर लॉयर प्रैक्टिस करी किसी सीनियर के नीचे। आफ्टर दैट आई एम प्रैक्टिसिंग लास्ट 10 ईयर इंडिविजुअली। मोस्टली केसेस जो मैंने देखा है डे टू डेज में, फैमिली मैटर्स और चेक बॉक्स के मैटर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए इन गुड़गांव। छोटे छोटे डिस्प्यूट होते हैं, छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं जिसको लेके बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इतना ही मेरा इनफ है मेरे ख्याल से, इतना ये। So during this journey of your 10 years, आपने जो भी प्रैक्टिस करी उस दौरान आप हमें प्लीज डिस्क्राइब करिए कि हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है जो कि आजकल चल रहा है, उसमें आपको क्या खूबियां दिखती हैं, क्या खामियां दिखती हैं। आई मीन कि व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ आवर इंडियन जुडिशियल सिस्टम इन योर। अगर जुडिशियल सिस्टम की बात की जाए मैम, तो जुडिशियल सिस्टम में जो हम आज देख रहे हैं, जो आने वाले टाइम में देखेंगे और जो हम पहले देखते थे, एक तो कभी भी इन्वेस्टिगेशन टाइम पर कंप्लीट नहीं होती थी। कभी भी वो प्रॉपर एविडेंस आई हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम में प्रॉपर एविडेंस को कलेक्ट नहीं करते थे। पहले क्या होता था कि अगर एक बार कोई एफआईआर हो गई, एफआईआर करता को इसको शिकायत देनी, दर दर के ठक्करें खानी पड़ती थी। कोई सुनवाई करने वाला नहीं था, डिले होता था, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं आते थे फाइल पर कभी भी, जिससे ये हो जाए कि ये जो करा इसी ने करा है, या जो ये क्राइम की बात करें एक्चुअल में। अगर हम बात करें अगर जुडिशियल सिस्टम की, तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में पहले बहुत सारी खामियां थी जो धीरे धीरे, ये तो नहीं कहते कि आज कंप्लीट हो चुकी है, बट वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। जैसे आज आप देखोगे जो अब नया अपने लॉज आएंगे, जो उनमें होगा, उनमें स्पीडी ट्रायल्स होंगे, प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस हुआ करेगा, वीडियोग्राफी हुआ करेगी। सर मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप बता ही रहे हैं कि हमारा सिस्टम काफी स्लो है, जस्टिस मिलने में बहुत टाइम लग जाता है एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है, तो क्या ये एक मुख्य कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारे इंडिया में जो कि कन्विक्शन रेट है बहुत लो है? यस मैम, कह सकते हैं इसके कारण हमारा कन्विक्शन रेट लो है, क्योंकि अगर साइंटिफिक एविडेंस या जब ये कोई भी अक्रेंस होता है, अगर प्रॉपर एविडेंस वहां से कलेक्ट कर लिए जाए, अगर प्रॉपर एविडेंस कोर्ट फाइल पे होगा, तो कभी जस्टिस में डिले और कन्विक्शन रेट कम हो ही नहीं सकता। हाँ जी। कन्विक्शन रेट कम होने का रीजन ये है कि प्रॉपर एविडेंस कभी कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता। और जब एक जजमेंट पास होती है, उसमें आपको एविडेंस देखना पड़ता है कि आप क्या एविडेंस आपने कोर्ट में प्रोड्यूस करा है। यस यस। जब तक वो एविडेंस इनकम्प्लीट है, तो कोई भी जुडिशियल सिस्टम किसी को सजा नहीं दे सकता। हाँ जी। तो उससे ऑटोमेटिकली कन्विक्शन रेट लो हो जाता है, जो आने वाले कुछ टाइम में चेंज होगा। आने वाले कुछ टाइम में ये चेंज होंगे। सर जैसा कि हम आजकल देख पाते हैं कि जुडिशरी तो काफी एक्टिव है, बट हमारे पास अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिनको बिल्कुल भी अवेयरनेस ही नहीं है उनके लॉज के बारे में, उनके राइट्स के बारे में। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं एज एन एडवोकेट और एज अ लीगल फर्टर्निटी, सो दैट कि पीपल आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, हम लोगों को जुडिशली एक्टिव कर पाए अकॉर्डिंग टू? मैम उसके लिए डीएलएसए है, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो पब्लिक अवेयरनेस का काम करती है, जो समय समय पे कैंप लगाए जाते हैं, अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं, जो स्कूलों में, कॉलेजों में जो स्कूल में पेरेंट्स होते हैं, स्कूल की जो स्कूल हो गए, उनमें आजकल स्कूल भी इतने अपडेट हो रहे हैं कि पेरेंट्स को बुला के
लॉज के बारे में अपडेट कर रहे हैं। इनमें मैम सबसे ज्यादा अभी भी जो हो रहा है, जो रूरल एरिया में होते हैं, जहां तक अभी भी लोगों को नॉलेज नहीं है, उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, जिनको अवेयर करने के लिए टाइम टू टाइम ये सभी जो लीगल फर्टिलिटी है, डीएलएस से काम कर रही है। जितने अवेयरनेस कैंप, ज्यादा अवेयरनेस कैंप लगा रही है, लीगल नॉलेज बढ़ा रही है लोगों को, जिससे उनको अपने राइट्स का पता लगे, उनको अपनी ड्यूटीज का पता लगे। यहाँ तक कि डीएलएस से मैम अगर किसी केस में किसी को एक एडवोकेट की जरूरत पड़ती है तो लीगल एड से एक एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है जो उनको लीगली हेल्प करता है, जिनको कोई अपनी लीगल समस्या उनका समाधान निकालता है। मतलब टाइमली ये नहीं कह सकते कि आज हो जाएगा, पर एक इम्प्रूवमेंट है धीरे धीरे, जो आने वाले टाइम में और ज्यादा दिखेगी। ओके सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अब हमारी प्रेजेंट डे गवर्नमेंट ने कुछ न्यू क्रिमिनल मैनुअल कोड्स को रिपील किया है, आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस को, उनको लेकर आपकी क्या व्यूज है, आप क्या राय देना चाहते हैं उनके लिए? मैम, जो भी हमारे नए लॉज आ रहे हैं, जिनमें कुछ कानून है, कुछ सेक्शंस है जिनकी जरूरत नहीं थी, उनको हटाया गया है, कुछ नए सेक्शन को ऐड किया गया है, कुछों में अमेंडमेंट की गई है। जैसे मैम हमारे पहले पनिशमेंट के लिए प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था, जो आज एक फिक्स कर दिया, क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि इस कैटेगरी के बंदे को इस टाइप की पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। मैम अगर कहा जाए जो न्यू लॉज आ रहे हैं, ये इन लॉजों का बहुत ज्यादा फायदा आने वाले टाइम में लिटिजेंट को, जिनको थानों में जाके धक्के खाने पड़ते हैं, उनकी कार्रवाई नहीं होती उनको। एक इसमें मैम 0 एफआईआर का एक प्रोविजन है। पहले क्या होता था कि जैसा आपको एफआईआर कराने के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़ते थे, आपको कहीं भी जाते यहाँ नहीं। अब आप किसी भी एरिया में जाके कहीं भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब ये उस ऑफिसर की ड्यूटी रहेगी कि आपको कंसर्न एरिया में आपके एफआईआर को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दे। अब आपको अपने केस के लिए कहीं, अपनी शिकायत के लिए कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हो मैम, 112 एक ऐसी लाइन, 112 ऐसी सर्विस है जिस पर आपको तुरंत इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। ओके, 112 फोन नंबर की बात करें? यस मैम, डायल 112, उस पर इफेक्टिवली तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। वो गवर्नमेंट ने लॉज में जो अपने अमेंडमेंट करे हैं, जो रिपील्ड करे हैं, इनमें मैम आने वाले टाइमों में लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। सर, आई वांटेड टू नो, जो अमित शाह जी ने अभी रिसेंटली 2023 में जो न्यू क्रिमिनल मैनुअल कोड में अमेंडमेंट किया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप उसके बारे में क्या हमसे शेयर करना चाहेंगे? मैम मेजर तो कोई अमेंडमेंट की नहीं उनमें, वो जो हमारे पास एविडेंस था, आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, इनको रिपील्ड करके इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये 3 कोड आए, जो इनमें कुछ मेजर सेक्शंस जो आज के टाइम की जनरेशन की नीड है, उनके हिसाब से उनमें फेरबदल किए गए। जिन लॉज की पहले कोई जरूरत नहीं थी, उनको रिपील्ड करा गया, कुछ नए सेक्शन ऐड करे गए हैं। ज्यादा मेजर तो नहीं कह सकते मैम, पर हाँ ये है कि आज के टाइम को, आज की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए इनको अमेंड किया गया। You mean to say that कि majorly the laws have been consolidated and have been yes ma'am, yes. Yeah, substantial part is same. Yes, substantial part उसका बिल्कुल सेम है, बस उनमें थोड़े कुछ माइनर से चेंजेस किए गए हैं। जैसे कुछ पनिशमेंट के पार्ट को ले सकते हैं आप, वो पहले एक जैसे आप हैबिचुअल ऑफेंडर होते थे, उनको कोई रिग्रेस पनिशमेंट ही नहीं हो पाती थी। अब उसका क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि इस पनिशमेंट में आपको इस क्राइटेरिया तक सजा मिल सकती है। कुछों में था, जैसे मैम अभी रिसेंटली एक्सीडेंट के केसेस होते थे, लोग टक्कर मारते थे, भग जाते थे। आज पर उस चीज को, जो अगर मौके पर किसी की हेल्प करता है तो उसकी सजा का क्राइटेरिया जो उसको टक्कर मार के भग जाएगा उससे कम है। जो मौके से रन अवे हो जाता है उसका क्राइटेरिया जो मौके पे रुक के उसकी हेल्प करता है उससे ज्यादा है। तो ये सब्सटेंशियल चेंज तो नहीं कह सकते, माइनर चेंजेस आए हैं। हाँ, एक जनरेशन को देख के किए गए, आज के यूथ को देख के गए।
तो सर आपने जितना भी इस लॉ के बारे में जानकारी पाई है या फिर आपने पढ़ा है, तो उससे आप उसमें क्या खूबियां बता पाएंगे कि हाँ भाई जो अब इन्होंने अमित शाह जी ने ये जो क्रिमिनल इससे मैम लाए हैं इनसे क्या जो पहले होता था मैम, वो लॉज आउटडेटेड होते थे, वो जस्टिस इन टाइम नहीं मिला था, मैं आपको पहले बताया था, जस्टिस टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाता था। इन लॉज के आने के बाद जस्टिस टाइम पे डिलीवर हो पाएगा, लोगों तक न्याय पहुंचेगा, हाँ जी। लोगों को अपने न्याय के लिए धक्का खाना नहीं पड़ेगा। पहले मैम क्या होता था कि आपको भी पता भी होगा कि एक केस में आपने सुना होगा 5 साल 10 साल लिटिगेंट मर्ज एक्सपायर हो जाते थे, न्याय के लिए कोर्ट खटखटाते रहते थे। अब इन लॉज के आने के बाद उसमें कुछ सुधार, ये नहीं कह सकते कि पूरा, पर कुछ सुधार जरूर आएगा। न्याय सिस्टम में थोड़ा सा फेरबदल जरूर होगा। अब लोगों को न्याय के लिए ज्यादा धक्के खाने नहीं, ये हम कह सकते हैं। सर जो ये 3 क्रिमिनल कोड रिपील करके जो नए लेके आ रहे हैं सरकार, वो कोर्ट में किस प्रकार से यूज किए जाते हैं? मैम जैसे आपको पता है पहले आईपीसी होता था, अब उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, हाँ जी। पहले सीआरपीसी होता था, अब जिसकी जगह पे हम पढ़े जाएंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हाँ जी। जैसे पहले एविडेंस हुआ करता था, अब उसकी जगह पढ़ा जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हाँ जी। मैम जो है आईपीसी थी, जिन्हें आपके सेक्शन हुआ करते थे कि आपने ये ऑफेंस करा, इसमें इसकी ये सजा है। इसी की तरह जैसे भारतीय न्याय संहिता है, उसमें भी यही होगा। वो जो आपकी किसी क्राइम को करने की उसकी सजा क्या है, ये उसमें डिफाइन होगी। उसमें मैम सेक्शनों को फेर बदल दिया है। जैसे पहले जो सेक्शन जैसे 302 था मैम, अब वो 102 में बदल गया है। हाँ जी। ऐसे मैम वो सेक्शन से जो बदल गए हैं, उनके जो नंबर थे, ये कह सकते हैं कि ये सेक्शन इसका है, तो वो सेक्शन चेंज हो गया। ठीक है। इसके बाद जैसे मैम आप बात कर रहे हो, जैसे पहले सीआरपीसी थी, उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है, जो कोर्ट में प्रोसीजर का काम करता है कि कोर्ट किस प्रोसीजर से चलेगा, जो फ्लेक्सिबल होता है मैम। उसमें प्रोसीजर है सारा कि इस काम को इस प्रोसीजर से करना है, उसमें पूरा प्रोसीजर दिखाई देगा कि भाई इस काम को कैसे करा जाएगा, जजेस कैसे काम करेंगे, अगर कोई पुलिस अरेस्ट करती है तो उसके साथ क्या सेक्शन वो करेंगे, उसकी अगर किसी एक्यूज को अरेस्ट कराए तो उसके वो किस तरह से उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस प्रोसीजर को चलाएगा, ये डिफाइन है मैम। इसके बाद मैम अगर आती है एविडेंस की बात, तो एविडेंस को रिपील्ड कर दिया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिपील्ड कर दिया। उसमें मैम आपका जो भी एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, कोई भी ट्रायल हो मैम, वो ट्रायल उस एविडेंस के बेस पे होता है। जो एविडेंस कोर्ट में आएगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो उस एविडेंस में लिखा होता है मैम। सेक्शनों का बदल कराया मैम। उसमें बाकी जो पहले सीआरपीसी का काम था प्रोसीजर का, तो प्रोसीजर है, एविडेंस का काम था क्रिमिनल। सर एट द लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू, कोई खास मैसेज आप अपनी लीगल फर्टर्निटी या फिर लोगों को देना चाहेंगे? मैम मैं आपको एक केस के थ्रू समझा सकता हूँ। हाँ जी। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस एज एडवोकेट स्टार्ट करी थी, मैंने एक केस देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था मैम। उस केस में क्या था कि एक डेड बॉडी मिलती है, अबंडन कंडीशन में मिलती है, 3 दिन बाद मिलती है। उस पे 3 दिन बाद वो डेड बॉडी मिलती है, वो पूरी तरह से मतलब नष्ट हो चुकी होती है। उस पे मैम एक एक्यूज को अरेस्ट करा जाता है, जिस पे 6 महीने बाद मैम गुमशुदा की कोई कंप्लेंट होती है, उस पे बाद एक एक्यूज को अरेस्ट करा जाता है। 4 साल तक उसे ट्रायल फेस करना पड़ता है कस्टडी में रहकर। एट द एंड जाके उसे कोर्ट से बरी कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। अगर आज के टाइम को देखा जाए, अगर उसी केस में अगर साइंटिफिक एविडेंस होता, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती, प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करा जाता, तो अगर उसने ये करा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती थी। बट लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, लैक ऑफ
साइंटिफिक एविडेंस की वजह से, प्रॉपर एविडेंस ना लेने की वजह से वो इस केस से उसको बरी कर दिया गया। अब अगर बात करें आज के यूथ की, आज के यूथ को हम अपने घरों में पेरेंट्स होते हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं, वो अगर बच्चों को टाइमली अवेयरनेस करते जाए लॉ के प्रति, अगर उनको अवेयर करा जाए तो स्कूलों में जैसे लीगल वो स्कूलों में आजकल आपने देखा होगा मैम, छोटे बच्चों के लिए लीगल ब्रांच होती है, वो बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाया जाता है। हाँ जी, लीगल एक्यूमेन स्टार्टिंग से ही उनको एक्वायर कि किया जाता है। उनको इसलिए कहा जाता है कि उनको बच्चों को अगर जैसे आप बच्चों को जिस वे से आप सिखाओगे ना, अगर आप उनको अवेयर रखोगे लॉ के लिए तो कभी अपना रास्ता नहीं भटकेंगे, कभी अपने रास्ते में गलत नहीं जाएंगे। हाँ जी, लॉ अवेयरनेस बहुत जरूरी है आने वाले टाइम में मैम। लॉ से ही सब कुछ होना है, लॉ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, इफेक्टिव भी है। पर आज ये नहीं कह सकते हम, अभी भी हमारे देश की 90% मान सकते हैं, या मुझे तो लगता है ऐसा, जो लीगल नॉलेज से दूर है। थैंक यू सर, आपसे आपके विचार जानकर बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो भी हमें अपनी विचार साझा किए, मैं आशा करती हूँ कि वे लोगों तक पहुंचे और लोगों की सहायता करें। मैं आपके अच्छे भविष्य और अच्छे करियर की कामना करती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर सर। थैंक यू। वेलकम।